के साथ विचारों का आदान-प्रदान करके दिया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ स्कूल के स्तर पर शिक्षण कार्य बच्चों के कोमल मन को देखते हुए दिया जाता है। और यदि हम शिक्षण कार्य को एक जॉब के नज़रिए से देखते हैं, तो व्यक्ति के मन में सबसे पहला एक ही विचार आता है कि 8 से 3 की जॉब है, हमें इतने से इतने समय में इतना कोर्स पूरा करवाना है बस। लेकिन यदि इसी कार्य को हम अपने पूरे उत्साह, लगन, निष्ठा, उमंग के साथ करते हैं, तो उसमें हम हमारा नवीनीकरण का विकास होता है, जिससे हम खुद सीखते हुए बच्चों को बहुत कुछ सिखाते हैं और साथ ही में हमारे अंदर सकारात्मकता का विकास भी होता है। देखा जाए तो शिक्षण कार्य एक ऐसा कार्य है जिसमें व्यक्ति प्रतिदिन कुछ न कुछ नया सीखता है, लेकिन शिक्षण कार्य में ध्यान रखने योग्य बात यह है कि व्यक्ति के अंदर अपने विचारों का आदान-प्रदान करने की क्षमता होनी चाहिए। कहा जाता है, एक उदार समाज के मूल में उदार शिक्षा होती है और उदार शिक्षा के मूल में एक शिक्षण का कार्य होता है। अब हम अपनी बात को यहीं पे विराम देते हुए आमंत्रित करना चाहते हैं शांतला मैम का, वह आए एवं अपने विचार हम सभी के साथ साझा करें। स्वागत है मैम आपका। जय जैन सभी को। अशिक्षित को शिक्षा दो, अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान। शिक्षा से ही बन सकता है मेरा भारत महान, शिक्षा से ही बन सकता है मेरा भारत महान। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है शिक्षण कार्य में करियर या जॉब। तो सबसे पहले हमारा जो भारत देश है वहां पर जो शिक्षक होता है उसको गुरु माना जाता है। और क्योंकि शिक्षण ही एक ऐसा कार्य होता है जिसमें शिक्षक अपना दिन और रात सब कुछ भुलाकर हमारा शिष्य होता है, हमारे जो बच्चे छात्र होते हैं उसको इस काबिल बनाता है, दिन रात इतनी मेहनत करता है कि उसको इस काबिल बनाता है कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। यदि हम इसको देखें कि ये करियर है या जॉब, तो यदि हम सीख रहे हैं और हम उस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उस क्षेत्र में हम जो शिक्षण का कार्य है उसे हम अपना करियर बना सकते हैं। साथ ही साथ यदि हम सिखा रहे हैं तो ये हमारी जॉब है, क्योंकि हम वह कार्य कर रहे हैं। तो जो शिक्षण का कार्य है एक ऐसा कार्य है कि जिसमें हम सीखो और सिखाओ दोनों कार्य कर सकते हैं। हम अपना करियर भी बना सकते हैं, साथ ही हम अपने जॉब को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। यह हमारे जो नजरिया होता है उस पर डिपेंड करता है। और आजकल लेकिन लोगों ने आजकल जो शिक्षण का कार्य है लोगों ने सिर्फ पैसा कमाने का माध्यम बना के रखा है, ये नहीं है। हमारा जो शिक्षण कार्य है ऐसा होना चाहिए कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है हम उसको आने वाले समय में देश के निर्माण के लिए जागृत कर सकें, जिससे कि हमारा देश आगे बढ़ेगा। शिक्षा ही एक ऐसा कार्य है जिसमें हम शिक्षा कार्य तो करते हैं, लेकिन हम समाज का हित कर सकते हैं और हमारा जो समाज है उसको हम आगे बढ़ने के लिए अग्रसर कर सकते हैं। साथ ही साथ शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम अपनी बात को सभी के समक्ष रख सकते हैं और साथ ही साथ अपने भावों को, विचारों को व्यक्त कर सकते हैं कि शिक्षा के द्वारा ही हम हमारे जो भारत देश का भविष्य है उसका निर्माण कर सकते हैं। जय जनेन। बहुत बहुत धन्यवाद शांतला मैम। अब हम हमारी टीम से स्वागत करना चाहते हैं नेहा मैम का, वह आए एवं अपने विचार इस विषय में हम सभी के साथ साझा करें। स्वागत है मैम आपका। थैंक यू कृतिका जी। सभी के लिए सादर जय जनेन। हमारा टॉपिक है शिक्षण कार्य क्या सिर्फ एक करियर है या जॉब। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि शिक्षण कहलाता क्या है। तो सामान्य भाषा में शिक्षण वह प्रक्रिया है जो सीखने सिखाने के उद्देश्य से एक शिक्षक द्वारा विद्यालय में संपन्न की जाती है, उसे हम शिक्षण कहते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम शिक्षक की जॉब ना समझे, उसके लिए सिर्फ पैसों के लिए हम शिक्षा का कार्य ना करें। जो व्यक्ति अगर सिर्फ पैसों के लिए कार्य करता है तो वो सिर्फ एक जॉब के जरिए ही माना जाएगा। लेकिन एक अच्छा शिक्षक वह होता है जो अपने विद्यार्थियों को दिल से पढ़ाए और ऐसे पढ़ाए कि वह एक शिक्षक से पढ़कर वह एक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर आदि आदि पदवी को ग्रहण कर लेता है। तो इन सभी में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाता है एक शिक्षक। और यह जो विद्यार्थी होते हैं वो एक अच्छे शिक्षक को हमेशा, चाहे वो अंत लाइफ टाइम तक याद रखता है और एक अच्छे शिक्षक के लिए। जैसे हमें भी अपने बचपन के एक अच्छे शिक्षक की जिन्हें हमें सिखाया है तो वो हमें याद रहते हैं हमेशा के लिए। तो हमारे गुरु हमें बहुत ही अच्छा सिखाए, ऐसे हमें प्रयास करना चाहिए।
तो चाणक्य कहते हैं एक शिक्षक चाहे तो वह राष्ट्र का निर्माण कर सकता है और वही प्रलय भी ला सकता है। तो अंत में कुछ कहना चाहती हूँ, जैसे जल का जीवन में महत्व है वैसे ही जीवन में शिक्षा का महत्व है। तो हमें शिक्षण में अपना कैरियर बनाना चाहिए। इसी के साथ धन्यवाद। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज नहीं आ रही। हमारी टीम से शोभा जी, आमंत्रित म्यूट करना कर चाहते लीजिए। हैं शोभा जी को, वे आए एवं अपने विचार हमारे साथ साझा करें। स्वागत है मैम आपका। शोभा मैम, स्वागत करते हैं। सभी को मेरा जय जिनेंद्र। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा, जॉब या कैरियर, तो मैं सबसे पहले यही कहना चाहूंगी कि जॉब में हम हमेशा अर्थोपार्जन की बात सोचते हैं या कि व्यवसायिकता में आ जाता है, लेकिन कैरियर में हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमारा कैरियर सबसे बेहतर हो, तो उसके लिए हमें भी अपना 100% देना चाहिए। तो अभी तक हम सिर्फ शिक्षक थे, लेकिन अब हम प्रभावी शिक्षक हैं, तो हमें ऐसे कार्य करना है कि हमें अपना प्रभाव सब जगह दिखाई दे, हर बच्चे पे, पाठशाला में, अपनी क्लासों में और भी आसपास जो भी हमारे हमसे जुड़े लोग हैं, हमें उन सबको इतने अच्छे से अपनी बात समझाना है या कि कहना है कि शिक्षा है क्या, क्योंकि शिक्षक समाज का आईना होता है। जिस समाज में अच्छे शिक्षक होते हैं वो समाज हमेशा समृद्ध रहता है। सभी को मेरा जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद शोभा मैम। अब हमारी टीम से हम आमंत्रित करना चाहते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट संस्कृति जी को। आप आइए एवं अपनी प्रस्तुति दीजिए। स्वागत है मैम। संस्कृति जी, स्वागत है आपका। जय जिनेंद्र सभी को। जैसा कि हमारा टॉपिक है शिक्षण का जॉब या करियर, तो मेरा मानना यह है कि यह अपनी अपनी सोच पर निर्भर करता है, क्योंकि जॉब केवल पैसे कमाने के उद्देश्य से की जाती है और जो लोग शिक्षण कार्य को केवल जॉब समझते हैं उनका केवल एक ही उद्देश्य होता है, पैसा कमाना। उन्हें शिक्षण कार्य में कोई रुचि नहीं होती, ना पढ़ाने में ना बच्चों में। लेकिन जो लोग टीचिंग को अपना करियर चुनते हैं वह अपना 100% देते हैं। उन्हें गर्व होता है कि हम टीचर हैं और हमेशा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में सोचते हैं, हमेशा अप टू डेट रहते हैं और जो भी ज्ञान प्राप्त किया है उसे हमेशा बांटने के लिए तैयार रहते हैं। और ऐसे लोग शिक्षा के क्षेत्र में अकल्पनीय कार्य कर जाते हैं। और जो लोग शिक्षा को जॉब समझते हैं उन्हें जीवन में केवल पैसे आते दिखाई देते हैं, लेकिन जो लोग टीचिंग को अपना करियर समझते हैं उन्हें जिंदगी में पैसे के साथ साथ सम्मान और संतुष्टि भी प्राप्त होती है। रिसेंटली हमने देखा कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से शिक्षकों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, जो साबित करता है कि किसी भी कार्य को सत्यनिष्ठा और लगन और मानवता के साथ किया जाए तो हम किसी भी सफलता पर पहुंच सकते हैं। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद संस्कृति जी। हमने सभी की बात को बहुत ध्यान से सुना और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आई है वो यह है कि व्यक्ति जब तक किसी भी कार्य को अपनी रुचि के अनुसार ना करके जॉब समझ के करता है तो वो कार्य आगे जाके एक समय में हमारे लिए बोझ बन जाता है, जिसके कारण उस कार्य में हमारी कभी प्रगति नहीं हो पाती। लेकिन यदि उसी कार्य को, भले वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, हम अपनी रुचि से करते हैं तो उस कार्य में नए नए इनोवेशन होते हैं, जिससे हमारा विकास, हमारी प्रगति और हमारी सफलता निश्चित रूप से होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें इतना समय दिया। अब हम मंच टीम सेकंड को समर्पित करते हैं। शुक्रिया। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं शोभना साहब बड़नगर से आप सभी गुरुजनों को प्रणाम करती हूँ। आप सभी से हमारी टीम का परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं प्रज्ञा जी मैनपुरी, श्रुति जी खुरई, अविरल जी पड़ागांव, नयनश्री जी बिनेका। हमारा आज का विषय है, क्या आज का एजुकेशन सिर्फ मार्क्स और करियर ओरिएंटेड हो गया है? जी हाँ, आज का विषय, आज की वास्तविकता यही है कि जो शिक्षा वर्तमान में बच्चों को प्राप्त हो रही है वह मार्क्स एवं करियर पर ही आधारित है। बच्चों को जो शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए वह प्राप्त नहीं हो रही है। बच्चे संस्कारों से वंचित हो रहे हैं और इसका बुरा प्रभाव संपूर्ण मानव जाति समाज पर व परिवारों पर पड़ रहा है। बच्चे अपने परिवारों से दूर हो रहे हैं, परिवार की महत्ता समाप्त हो रही है। इस कारण आज परिवार छोटे छोटे भागों में बंट रहे हैं। इसलिए आज सरकार व अभिभावकों को तथा शिक्षण संस्थानों को इस पर गंभीरता से विचार करना होगा
कि वर्तमान शिक्षा पद्धति में बदलाव किस प्रकार किया जावे ताकि बच्चों को मार्क्स और करियर की दौड़ के साथ ही सामाजिक और सांस्कृतिक शिक्षा प्राप्त हो सके। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अपनी टीम से प्रज्ञा जी मैनपुरी को आमंत्रित करते हैं कि वो आए और अपनी विचार व्यक्त करें। प्रज्ञा जी मैनपुरी। प्रज्ञा जी शायद है नहीं, आप आगे आगे बढ़ सकते हैं। अगले वक्ता के रूप में हम अविरल जी को आमंत्रित करते हैं कि वो अपने विचार हम सभी के समक्ष रखें। अविरल जी। सभी को सादर जय जिनेंद्र। जैसा कि आज हमारा विषय है कि एजुकेशन सिर्फ मार्क्स कैरियर ओरिएंटेड हो गया है, क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है, आज के जो अभिभावक हैं, वह बच्चों के कैरियर के बारे में ना सोचते, ओनली उनके अच्छे मार्क्स कैसे ला सकें, अच्छा परसेंटेज कैसे बन सके, इसकी ओर अग्रसर हो रहे हैं। क्योंकि यदि शिक्षा को हम शिक्षा की तुलना यदि हम मार्क्स से करें तो यह सर्वथा अनुचित ही है, क्योंकि ज्ञान का अर्जन करना यह शिक्षा का उद्देश्य है, मार्क्स लाना यह शिक्षा का उद्देश्य नहीं। क्योंकि यदि हम मार्क्स को हाईलाइट करेंगे तो ज्ञान का अर्जन तो गौण हो जाएगा और मार्क्स लाना मुख्य हो जाएगा, और हम यदि ज्ञान के अर्जन करने को ही मुख्य करेंगे और तभी हम आने वाली पीढ़ी अपने भविष्य में आगे बढ़ सकेंगे। यदि मार्क्स को यदि हम मुख्यता करेंगे तो निश्चित ही आने वाले समय में ज्ञान का अर्जन तो नहीं हो पाएगा, लेकिन वह मार्क्स और मार्क्स से मिलने वाली डिग्री मात्र दीवार पे ही लगी रह जाएगी, उसका ज्ञान का अर्जन नहीं होगा, जिससे आने वाले समय में हम शिक्षा से वंचित रह जाएंगे और शिक्षा का सही उद्देश्य समझ नहीं पाएंगे। ऐसी मंगल भावना से अपनी वाणी विराम देता। बहुत बहुत धन्यवाद अविरल जी, आपने बहुत ही सराहनीय विचार व्यक्त किए। आगे बढ़ते हुए अपनी टीम से नयनश्री जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी बात हम सभी के सामने रखें। नयनश्री जी, स्वागत है। धन्यवाद दीदी, सादर जय जिनेंद्र। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है कि आज का एजुकेशन सिस्टम सिर्फ मार्क्स और कैरियर ओरिएंटेड हो गया है, तो बिल्कुल सही है कि आज का एजुकेशन सिस्टम मार्क्स ओरिएंटेड हो गया है, क्योंकि अपनी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए मार्क्स की, अंकों की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन सिर्फ कैरियर ओरिएंटेड हो गया है, यह कहना हमारे अनुभव से गलत होगा, क्योंकि जो स्कूल में शिक्षा दी जा रही है, कॉलेजेस में शिक्षा दी जा रही है, तो क्या वो किसी व्यक्ति की रुचि से संबंध रखती है? क्या जो पढ़ाया जा रहा है बाकी में उन विषयों में विद्यार्थी की रुचि है? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ विषय अनावश्यक रूप से पढ़ाए जा रहे हैं जिसमें ना तो विद्यार्थी की रुचि है, ना उनकी फील्ड में दूर दूर तक उनका कोई संबंध है। शायद यही बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है आज के समय में। जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि हमें जो रुचि है वही पढ़ना है, वही सीखना है और अपनी फील्ड में आगे बढ़ना है। और कुछ सब्जेक्ट हम पे थोप दिए जाते हैं कि वो तो पढ़ना ही है, आगे बढ़ना ही है, उनको तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो एक कैरियर ओरिएंटेड नहीं है आज का एजुकेशन सिस्टम। बहुत बड़े बदलाव की आवश्यकता है। जिस प्रकार गुरु द्रोण को ज्ञात था कि उन्होंने पांडवों को शिक्षा दी है, कौरवों को शिक्षा दी है, उन्हें ज्ञात था कि अर्जुन धनुर्धर है अच्छे, और युधिष्ठिर भाले चलाने में उनको निपुणता है, और भीम गदा चलाने में, नकुल तलवारबाजी करने में, और सहदेव कुल्हाड़ी चलाने में निपुण है और पराक्रम हासिल कर सकते हैं। उन्होंने उसी फील्ड में शिक्षा दी और वह उनके जीवन के लिए भी उपयोगी रही। उनको उस विषय में रुचि थी और उसको बहुत अच्छे तरीके से वो सीख पाए और जीवन में सफल हुए। इसलिए आवश्यक है कि विद्यार्थी को उसकी रुचि के अनुसार शिक्षा दी जाए। तो आज का एजुकेशन सिस्टम मार्क्स ओरिएंटेड है, लेकिन सिर्फ कैरियर ओरिएंटेड है कहना गलत होगा। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद नयनश्री जी, आपने बहुत ही प्रेरक विचार व्यक्त किए। अब हम श्रुति जी को आमंत्रित करती हूँ, वह हम सभी के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करें। श्रुति जी। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं ऐसा मानती हूँ कि आज का एजुकेशन सिस्टम केवल मार्क्स ओरिएंटेड हो गया है। आज स्कूल में बच्चों को यह सिखाया जाता है कि अच्छे मार्क्स कैसे लाएं, ना कि जो पाठ्यक्रम है उसको दैनिक जीवन में कैसे उपयोग में लाएं। आज
आवश्यक है कि विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास के साथ साथ उनकी स्किल को डेवलप किया जाए। आज हम देखते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में सीमित ही जॉब्स अवेलेबल हैं, जिनका लाभ सभी लोग नहीं उठा पाते और बेरोजगारी से जूझते हैं। तो आवश्यक है कि विद्यार्थियों को उनकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनकी स्किल्स डेवलप की जाए, जिससे वे अपना भविष्य सुनिश्चित कर सकें। हमारे देश में कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनके पास डिग्री तो नहीं है, लेकिन वे आज एक अच्छे पद पर विराजमान है, जैसे कि सचिन तेंदुलकर जी, जिनके पास डिग्री नहीं, लेकिन उनको भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त है। आजकल के बच्चे पढ़ाई पर तो बहुत हार्डवर्क करते हैं, लेकिन अगर वे इस पढ़ाई को उनके फ्यूचर पर इम्प्लीमेंट किया जाए तो रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रुति जी, आपने बहुत अच्छे विचार प्रस्तुत किए। आप सभी के द्वारा जो विचार व्यक्त किए गए वह बेहद अच्छे हैं। इन पर समाज को विचार करना आवश्यक है। मार्क्स में कंपटीशन लेवल इतना अधिक बढ़ गया है कि बच्चे एक दूसरे से कंपटीशन के चक्कर में मार्क्स कम आने पर सुसाइड कर रहा है, बच्चा आत्महत्या कर लेता है। यह देश के लिए सबसे बड़ी हानि है। बच्चों पर आप इतना प्रेशर मत डालो कि उसी फील्ड में बच्चा पूरी तरह से गुम जाए, फिर वह वापस नहीं आता। माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा अच्छा बने, उसे प्रेशर डालते हैं। बुढ़ापे में जहाँ माँ बाप सहारा चाहते हैं, वही बच्चा आज एजुकेशन में आगे बढ़ने के लिए छोड़कर चला जाता है। ऐसा नहीं है कि आज एजुकेशन या पढ़ा लिखा व्यक्ति ही कुछ कमा सकता है। जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है वह भी आगे जाकर अब मैं अपनी बात यहीं पर विराम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद शोभना जी, और ग्रुप 2 के लिए भी और ग्रुप 1 के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रुप 3 को मैं आमंत्रित करता हूँ अपनी बात रखने के लिए, विचार रखने के लिए। स्वागत। जय जिनेंद्र आप सभी को। मैं अपनी टीम से परिचित कराती हूँ। मेरी टीम में शशांक जी बड़ामलहरा, पूजा जी बड़ामलहरा, साक्षी जी भगवा और सोनल जी बंडा। अब मैं अपने विचार व्यक्त करती हूँ और हमारा विषय था क्या आने वाला युग भारत का है। विश्व में जितने भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं उन सभी में युवाओं के लगन और बलिदान का अतुलनीय योगदान रहा है। हमारी युवा शक्ति देश की तकदीर और तस्वीर बदलने का जज्बा रखती है एक नया आईना दिखाने की क्षमता रखती है। अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन हमारी युवा शक्ति को अपनी सकारात्मक ऊर्जा और राष्ट्र हित में लाने के लिए प्रेरित करती है। युवाओं में इतना अधिक दिमाग होता है कि उनको जितना अधिक प्रोत्साहन किया जाए उतने ही सशक्त बनते हैं और देश की सरकार राष्ट्रीय युवा नीति की शुरुआत करती है। साथ ही साथ हम अपने देश के उज्जवल भविष्य के लिए एक ऐसा निर्माण कर रहे हैं ताकि नए नए विचारों के साथ नए नए कार्य हों। अब मैं आगे आमंत्रित करती हूँ अपने ग्रुप से शशांक जी के लिए बड़ामलहरा। शशांक जी बड़ामलहरा। जी शशांक जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मेरा विषय है क्या आने वाला युग भारत का है। आने वाला युग भारत का ही होगा अगर भारतीय अपनी संस्कृति को महत्व देंगे तो, क्योंकि अनेकानेक दार्शनिकों का कहना है कि किसी भी देश की पहचान उसकी संस्कृति या उसकी सभ्यता से होती है। क्योंकि कुछ समय से भारतीय संस्कृति का रक्षण नहीं हो पा रहा है, क्योंकि भारत में अनेक आताताइयों का शासन रहा है, जिससे उनकी संस्कृति का अधिकांश भारतीयों में प्रवेश कर गया है। और जितना अन्य संस्कृति को ग्रहण किया गया उतना भारतीय संस्कृति को नुकसान होता गया। और वर्तमान में प्रायः बड़े शहरों में तो भारतीय संस्कृति का गांवों की अपेक्षा अभाव होता दिख रहा है। चूंकि गांवों के हालात भी सामान्य नहीं है,
पूर्व में भारत ग्रामों का सम्राट था, पर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात तीव्रता से शहरीकरण हुआ और लगभग 20% से अधिक आबादी वर्तमान में शहरों में निवास करती है। संयुक्त राष्ट्र यूएन के एक शोध के अनुसार 2018 से 2050 के बीच भारत में शहरी आबादी 46.1 करोड़ से बढ़कर 87.7 करोड़ यानी 2 गुनी हो जाएगी, जबकि भारतीय संस्कृति ग्रामीण परिवेश में सर्वाधिक सुरक्षित है। पूर्व में भारतीय संस्कृति का परचम संपूर्ण विश्व में लहराता था और संस्कृति के बल पर संपूर्ण विश्व में सिरमौर था। क्योंकि भारतीय अपना परचम आज भी लहरा रहे हैं, आज विश्व के कोने कोने में भारतीय हैं और अपनी उच्च स्तरीय सेवाएं दे रहे हैं, जो गौरवपूर्ण है। साथ ही अब पुनः भारतीय संस्कृति को भी अपनाया जाने लगा है। भारतीय ही नहीं, विदेशी भी हमारी भारतीय संस्कृति को समझकर उसे अपना रहे हैं। जैसे योगा आदि का क्रेज आज संपूर्ण विश्व में बढ़ता दिख रहा है, जिससे अनुमानित है कि भारत पुनः संपूर्ण विश्व में सिरमौर होगा। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। धन्यवाद शशांक जी। अब मैं साक्षी जी भगवा के लिए आमंत्रित करती हूँ। जय जिनेंद्र सभी को। हमारा विषय था आने वाला युग क्या भारत का होगा। तो इसके विषय में बोलूं, सीमा की तकनीकी सहायता से प्रबंधित व निगरानी करने के लिए आवश्यक है भारत सरकार को एक समय से राष्ट्रीय सुरक्षा नीति बनाने की आवश्यकता है। एक नीति के माध्यम से एक राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों का मंत्रालय तथा राष्ट्रीय सुरक्षा प्रशासनिक सेवा नाम से एक अलग केंद्रीय सेवा गठन किया जाना चाहिए। आंतरिक सुरक्षा की तात्पर्य से आंतरिक सुरक्षा का सामान्यार्थ एक देश की अपनी सीमाओं के भीतर की सुरक्षा से है। आंतरिक सुरक्षा एक बहुत पुरानी शब्दावली है, लेकिन समय के साथ ही इसके मायने बदलते जा रहे हैं। स्वतंत्रता की पूर्व जहां आंतरिक सुरक्षा के केंद्र यह थे कि धरना प्रदर्शन करना, रैलियां निकालना, सांप्रदायिकता, दंगे, धार्मिक, पर यह सब स्वतंत्रता के बाद बदलता जा रहा है और आंतरिक सुरक्षा के घटक है राष्ट्र की सांप्रदायिकता की सुरक्षा, देश में आंतरिक शांति की सुरक्षा बनाए रखना, कानून व्यवस्था बनाए रखना। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। धन्यवाद साक्षी जी। मैं पूजा जी बड़ा मलहरा को आमंत्रित करूंगी। पूजा जी बड़ा मलहरा। पूजा जी है नहीं, आप आगे बढ़ सकते हैं। सोनल जी बंडा। सोनल जी बंडा। जय जिनेंद्र सभी को। मैं सोनल जैन, मैं आपके सामने प्रस्तुति देने वाली हूँ क्या आने वाला युग भारत का है। हमारा भारत देश एक अनोखा राष्ट्र है जिसका निर्माण विविध भाषा, संस्कृति, धर्म के तानों बानों, अहिंसा और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित स्वतंत्रता संग्राम तथा सांस्कृतिक विकास के समृद्ध इतिहास द्वारा एकता के सूत्र में बांधकर हुआ है। एक साझा इतिहास के बीच आपसी समझ की भावना ने विविधता में एक विशेष एकता को सक्षम किया है, जो राष्ट्रवाद की एक लौ के रूप में सामने आती है, जिसे भविष्य में पोषित और अभिलषित करने की आवश्यकता है। आने वाले युग में हमारा भारत, जिसमें अनेकता में एकता है, जो आने वाले समय में हमारा भारत स्वच्छ और साफ होगा, जहां सिर्फ प्यार होगा, एक दूसरे का सहयोग होगा। आज के युवा वर्ग को सही गलत की समझ है। यह युवा वर्ग कल का भविष्य है। इससे हम सोने की चिड़िया वाले भारत की उम्मीद कर सकते हैं और युवा पीढ़ी भारत को दुनिया की सिरोमोर बनाएगी। यह तन विष की बलेरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। जय जिनेंद्र सभी को।
बहुत अच्छा, धन्यवाद आप सभी का। यह तुम सबका जन्म, ये हम सबका जन्म इसलिए हुआ है ताकि हम अपने भारत के लिए एक नया भारत और नया युग बना सकें। अपने ऊपर विश्वास रखें ताकि सब काम बहुत अच्छे से हो सके। जब हम अपना काम एक निरंतर सशक्त रूप से करेंगे तभी एक नया मोड़ आएगा और देश में का हर एक बच्चा संस्कारित होगा। शुरुआत करेंगे तभी तो कुछ बदलेगा, भेदभाव मिटाएंगे तभी तो कुछ बदलेगा। आगे के लिए मैं कोड टीम के लिए सौंप रही हूँ। धन्यवाद शालिनी जी और ग्रुप 3 धन्यवाद। अभी शोभना जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रज्ञा जी का भी आप डिस्कशन करा लीजिए, आ गए हो। जी सर, अपनी टीम से प्रज्ञा जी को आमंत्रित करते हैं कि वो अपने विचार हम सभी के समक्ष व्यक्त करें। स्वागत है प्रज्ञा जी। जी, सभी को जय जिनेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा टॉपिक था कि आजकल की शिक्षा जो है वो मार्क्स पे और कैरियर पे ओरिएंटेड है, मतलब इसी पे निर्भर है। क्या हम केवल मार्क्स के लिए पढ़ते हैं? क्या हमें केवल कैरियर ही बनाना है? ऐसा नहीं है। शिक्षा क्या है, एक तराजू के तौर पे है जिसका कि एक पलड़े में हमारी क्वालिटी है, दूसरे पलड़े में क्वांटिटी है। तो हमें दोनों को ही बैलेंस रखना है, लेकिन उसमें क्वालिटी ज्यादा महत्व होनी चाहिए, ना कि क्वांटिटी। हम मार्क्स लाते रहेंगे तो मार्क्स कब तक लाएंगे, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। 98, 99, 100 ऐसा कुछ नहीं है कि केवल मार्क्स से ही आपको सब कुछ मिल सकता है। आपके पास क्वालिटी होनी चाहिए। जैसे कि अभी कुछ हफ्तों पहले हमने एक वीडियो देखा था जिसमें कि उसका भाई तो पीछे रह गया क्योंकि वो किताबी ज्ञान के ऊपर आधारित था, और जब उसकी शायद पलक नाम था उसकी जब अचानक से भी परीक्षा हुई, तो हम कंपटीशन वगैरह तभी क्रैक कर सकते हैं जबकि हम अपने क्वालिटी पे हो, ना कि क्वांटिटी पे। इसलिए हमें क्वालिटी बेस्ड होना चाहिए, ना कि क्वांटिटी बेस्ड। इस संदर्भ में मैं अपना एक इस पे कोटेशन देना चाहती हूँ कि मेमोरी से डिग्री तो मिल सकती है लेकिन टैलेंट नहीं मिलता। टैलेंट तो हमारे अंदर जो निखारते हैं, जैसे हमारे सर ने निखारा है हम लोगों को, उसी से मिलता है और उसी से हम कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रज्ञा जी, आपने बहुत ही प्रेरक विचार व्यक्त किए। अब मैं टीम 4 को आमंत्रित करती हूँ। टीम 4। जय जिनेंद्र, प्राची जैन गुहारा से। आज मैं आपको अपनी टीम से परिचित कराती हूँ। हमारी टीम में कुल 5 सदस्य हैं। शशि जी, अंजलि जी, अनुज जी, बड़ा मलहरा एंड पूनम जी। हमारे ग्रुप का टॉपिक है संयुक्त कुटुंब के फायदे। तो कहते हैं कि रोटी कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने परिवार के साथ रोटी खाना बहुत बड़ी बात है। दुनिया में बस आपका परिवार ही है जो आपकी हर एक मुसीबत में आपके साथ खड़ा रहेगा। परिवार सिर्फ एक शब्द ही नहीं, पूरी दुनिया है। लड़ाई झगड़े तो परिवार में होते ही रहते हैं, पर एक दूसरों का कभी हाथ नहीं छोड़ते हैं। परिवार जोड़े रखने के लिए हमें सोच और अपनी अच्छी आदतें बनानी होंगी। जैसे परिवार में, संयुक्त परिवार से बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे बच्चों में अच्छे संस्कार संयुक्त परिवार से ही होते हैं। परिवार में अनुशासन तथा नियंत्रण होता है संयुक्त परिवार के कारण ही। अगर संयुक्त परिवार नहीं होगा तो बच्चे बहुत जल्दी बिगड़ जाते हैं। संयुक्त परिवार में दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची आदि सदस्य होते हैं जिनसे हमें संस्कार प्रदान किए जाते हैं। अब मैं अपनी टीम से अंजलि जैन को आमंत्रित करती हूँ, वो आए और अपने विचार प्रस्तुत करें। अंजलि जी। अंजलि जैन। जी अंजलि, आप ईयरफोन निकाल लीजिए, आवाज कम आ रही है। जय जिनेंद्र। हाँ जी अंजलि, बोलिए। जय जिनेंद्र। हमारा टॉपिक था संयुक्त परिवार, यानी संयुक्त कुटुंब के फायदे।
हम संयुक्त कुटुंब के फायदे। संयुक्त कुटुंब में आता है सेवा, संस्कार, त्याग, समर्पण। जैसे बच्चे, हमारे परिवार में बच्चों को हमारे संस्कार बच्चों को पुराने लोगों से मिलता है, जैसे दादा दादी है, अभी माँ बाप जैसे अपने मम्मी पापा है, उन्होंने अपने दादा दादी से सीखा, बच्चे हैं वो मम्मी पापा से सीखते हैं और उन्हीं के द्वारा आगे की पीढ़ी चलती है। अगर एकल पर यानी सिंगल फैमिली होती है, उसमें 2 बच्चे माँ बाप, उसमें कुछ ज्यादा संस्कार नहीं होते हैं, क्योंकि माँ बाप अपने अपने कैरियर में लगे रहते हैं, उनको कोई जॉब वाला है तो बच्चों पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता। लेकिन संयुक्त फैमिली में ऐसा होता है कि अगर माँ बाप जॉब में बाहर जाते हैं तो दादा दादी बच्चों को स्कूल भेजते हैं, उनका लंच बॉक्स लगाना, उनको स्कूल से ले आना ले जाना सब उनके ऊपर रहता है कि दादा दादी उनका जिस सुबह से उठना, दादा दादी के साथ रहना, बच्चों को पुरानी कहानी सुनाते हैं दादा दादी, उनसे उन बच्चों को संस्कार मिलते हैं अच्छे नए, और बच्चे आगे अपने भविष्य में उसी कहानियों को सुन के आगे बढ़ते हैं। ऐसा सिंगल फैमिली में ऐसा होता है कि माँ बाप अपने ऑफिस काम में लगे रहते हैं तो बच्चों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए संयुक्त फैमिली में माँ, चाचा चाची, बच्चे, भाभी भैया जो भी रहते हैं, दादा दादी, सबके संस्कार बच्चों को मिलते हैं और ज्यादा बच्चों के ऊपर ज्यादा बोझ भी नहीं रहता किसी बात का कि कोई भी, और जैसे माँ बाप के ऊपर भी वैसे नहीं रहता कि हमें पूरा काम करना पड़े, यार काम को पूरा बढ़ जाता है हिस्सों में, अलग अलग हिस्से में बढ़ जाता है सभी का काम, कि अपने अपना करना पड़ता है, ज्यादा बोझ नहीं रहता किसी के सर पे, ये सब काम हमें ही करना। सिंगल फैमिली में ऐसा रहता है कि सब हमें ही करना है, जो है सब हमें ही करना है, लेकिन संयुक्त परिवार में ऐसा कुछ नहीं रहता है, सब अपने अपने हिस्से का काम कर लेते हैं, बच्चों को भी अच्छे संस्कार मिलते हैं और ऐसे बच्चे भी अच्छे आगे बढ़ते हैं, सबके साथ रहना, सबके साथ खाना बैठना, संस्कार, त्याग, हर चीज अपने इसी में सीखते हैं संयुक्त फैमिली में। सेवा, जैसे बच्चे सेवा करते हैं, बूढ़ों की संस्कार भी आते हैं, जैसे दादा दादी की संस्कार, त्याग भी होता है कि यानी क्या देना क्या लेना, ऐसे नहीं रहता है। सही सिंगल फैमिली में ऐसा है जो है सब अपना ही है, कि जो काम है सब अपने खुद को ही करना। और संयुक्त फैमिली में ऐसा है कि जो हम कुछ भी लाए खाने को सब मिलकर खाते हैं, सब मिलकर काम करना, खाना पीना सब अच्छा होता है, संयुक्त फैमिली में ज्यादा अच्छा लगता है, अच्छी फैमिली होती है। जय जिनेंद्र। धन्यवाद अंजलि जी, बहुत अच्छे से अपने विचार प्रस्तुत किए। बिल्कुल सही कहा कि संयुक्त परिवार में रहकर अपना काम बढ़ जाता है, किसी एक पर बोझ नहीं आता है। तो अब मैं अपनी टीम से आगे आमंत्रित करना चाहूंगी शशि जी। आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी हाँ जी। क्योंकि हमारे यहाँ पे नेट प्रॉब्लम हो रही है हम कार्यक्रम में, इसलिए हमारा विषय है संयुक्त कुटुंब के फायदे। अभी हम देख रहे हैं कि संयुक्त परिवार बिल्कुल भी नहीं हो रहे, सब सिर्फ घर में 4 से 5 लोग कहीं पे भी नहीं मिलते, मम्मी पापा और 2 बच्चे वगैरह, दादा दादी का साथ तो बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चों में बिल्कुल संस्कार नहीं आ पाते, और मम्मी पापा काम पे चले जाते हैं तो बच्चों के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं जा पाता है, तो उसमें बच्चे बहुत ज्यादा बिगड़ जाते हैं। अगर परिवार में ज्यादा सदस्य हो तो अतिरिक्त प्यार एवं सपोर्ट मिलता है। यह प्यार सिर्फ दादा दादी, चाचा चाची और चचेरे भाई बहन अगर साथ में हो तो अच्छे से मिल पाता है। संयुक्त परिवार में रहने वाले बच्चे बड़े होकर परिपक्व और समझदार निकल जाते हैं। एकल परिवार में रहकर बुजुर्गों का अनुभव बिल्कुल भी नहीं मिलता है, उनका आशीर्वाद भी नहीं मिल पाता है। और संयुक्त परिवार में रहकर दादा दादी के साथ में रहते हैं, वो तो पोता पोती वगैरह को वो कहानी वगैरह सुना देते, उनके जीवन के बारे में बता देते कि हम गांव में कैसे रहे हैं क्या है, तो जिससे कि उनको बहुत वो मिलता है और उनको सुनने में भी अच्छा लगता है, वो बोर भी नहीं होते हैं। और एक परिवार में मम्मी पापा अपने में व्यस्त रहते हैं, बच्चे अपने में व्यस्त रहते हैं, तो वो बिल्कुल बोर हो जाते हैं, उस वजह से वो बाहर चले जाते हैं पार्टी वगैरह में, तो वो बहुत ज्यादा बिगड़ते हैं। परिवार में अकेलेपन का सामना नहीं करना पड़ता है, ज्यादातर बच्चे अपने दादा दादी के साथ में समय बिताते हैं, जैसे लाभप्रद कहानियों को सुनना। संयुक्त परिवार में बड़ों का सम्मान करना सीखते हैं, एकल परिवार में अब वो नहीं दिख पाते, क्योंकि माता पिता अपने कार्य में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। और संयुक्त परिवार में अगर माता पिता
ड्यूटी पे जाते हैं तो उनके दादा दादी उनको सिखा देते हैं कि बड़ों से कैसे क्या बात करते हैं। यही सब संयुक्त परिवार के फायदे होते हैं। संयुक्त परिवार के लोग सिर्फ किताबों की शिक्षा प्राप्त नहीं करते, वह व्यावहारिक शिक्षा भी प्राप्त करते हैं। संयुक्त परिवार में स्कूल की शिक्षा सिर्फ प्राप्त नहीं की जाती है, और व्यवहारिक शिक्षा जैसे कि माता पिता उनको बताते हैं अपने जीवन के बारे में कि हमने खेती की, ये सब वगैरह। संयुक्त परिवार के लोग से परिवार के बच्चे कभी बोर नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनके साथ में बहुत सारे जन रहते हैं, और एकल परिवार में सिर्फ 4 से 5 लोग, जिससे कि उनका बिल्कुल भी समय व्यतीत नहीं होगा, बहुत ज्यादा बोर होते हैं। जय जिनेंद्र। धन्यवाद सती जी, आपने बहुत अच्छे से अपनी प्रस्तुति दी। बिल्कुल सही कहा कि परिवार में अकेलेपन का मतलब संयुक्त परिवार में रहकर अकेलेपन का महसूस नहीं होता है। इसमें क्या होता है, संयुक्त परिवार में अपन को सिर्फ किताबी शिक्षा नहीं दी जाती है, दादा दादी से अपन को व्यवहारिक शिक्षा भी मिलती है, जिससे हमें अच्छे संस्कार प्रदान किए जाते हैं, कहानियां सुनाई जाती हैं, जिससे हमारे ज्ञान बढ़ता है और हमें बाहरी ज्ञान का पता चलता है। अब मैं अपनी टीम में आमंत्रित करूंगी अनुज जी बड़ा मलहरा। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, हमारा टॉपिक है संयुक्त परिवार। हम बोले सर? हेलो। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी, बोलिए बोलिए अनुज जी। छोटे बच्चों के अच्छे संस्कार। संयुक्त परिवार में कई सदस्य रहते हैं। संयुक्त परिवार में दादा दादी का प्यार एक अलग ही होता है, जिसमें संयुक्त परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, बुआ हर लोग रहते हैं। उनका प्रेम और स्नेह अलग ही चीज है। जितना अच्छे से पापा मम्मी का प्यार नहीं मिलता है, उतने अच्छे से दादा दादी का प्यार मिलता है। इसे संयुक्त परिवार में आजकल कई जनरेशन उस बात को नहीं मानती है कि संयुक्त परिवार क्या है। वो अकेली ही रहना चाहते हैं, तो ये गलत बात है। जिसको दादा दादी का प्यार और स्नेह नहीं मिला है तो बात ही अलग है। वो दादा दादी का प्यार और स्नेह बहुत अच्छा होता है। इसमें बच्चे आगे के भविष्य के लिए बहुत कुछ सीखते हैं कि हमको आगे कैसा करना है, और जो दादा दादी रहते हैं उनको अनुभव भी रहता है कि हमें अपने बच्चों को कैसे संस्कार देना चाहिए। ठीक है सर। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर। धन्यवाद अनुज जी, आपने अपनी प्रस्तुति दी। बिल्कुल सही कहा कि जितना ध्यान अपने मम्मी पापा नहीं दे पाते, उतना ध्यान अपने दादा दादी, चाचा चाची लोग दे देते हैं, जिससे हेलो। हाँ जी, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हमें बोलो। हाँ, बिल्कुल सही कहा अनुज जी ने कि जितना ध्यान अपने घर में रह के मम्मी पापा नहीं दे पाते, क्योंकि आजकल की बिजी लाइफ में मम्मी पापा इतना ध्यान नहीं दे पाते। घर में दादा दादी, चाचा चाची लोग रहते हैं, तो हमें अपने काम में भी हेल्प हो जाती है और अपने बाहरी ज्ञान में भी काफी पता चल जाता है, क्योंकि चाचा चाची लोग कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं। दादा दादी लोग कहानी के माध्यम से बहुत सारी शिक्षाएं प्रदान करते रहते हैं। अब मैं अपनी टीम में आगे आमंत्रित करूंगी पूनम जैन। शायद पूनम जैन है नहीं, आप आगे बढ़ सकते हैं। नहीं, पूनम जैन नहीं। जी धन्यवाद। अब मैं फोर्थ टीम को अपना मंच प्रदान करूंगी। फोर्थ नहीं, सॉरी, फिफ्थ टीम को, सॉरी। फिफ्थ टीम। जी निकिता जैन जी, शाहगढ़। जय जिनेंद्र सर। हाँ, जैसा कि मैं निकिता जैन सायगढ़ से, जैसा कि आज का विषय है मेरा दुनिया दिखावे की है, तो इस पर मैं अपने विचार विमर्श करना चाहती हूँ।
आज के समय में घर पर माँ बाप को भले ही इज्जत ना दी जा रही हो, लेकिन सोशल मीडिया पर फादर्स डे, मदर्स डे पर सोशल मीडिया पर अपने आशीर्वाद लेते हुए फोटोज की लाइन लग जाती है। घर पर लोग क्या होता है कि घर पर लोगों के लिए खाने के लिए अन्न ना हो, लेकिन वो क्या होता है कि हाथ में एक स्मार्टफोन होना जरूर चाहिए। मतलब उनको ऐसा लगता है कि हमारे हाथ में एक स्मार्टफोन जरूर होना चाहिए। मतलब यह समझ में नहीं आता कि अक्सर लोग दिखावे में क्या दिखाना चाहते हैं। आज की युवा पीढ़ी जो है वो दिखावे की दुनिया में बहुत जीना पसंद करती है। वह यह नहीं सोचती कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, मतलब हमारा आने वाला समय, आने वाला कल कैसा होगा। वह दिखावे के लिए किसी भी हद को पार करने के लिए तैयार हो जाती है। इस पर मैं 2 लाइन बोलना चाहती हूँ। जिंदगी में दिखावा इतना भी ना करें, जिंदगी में दिखावा इतना भी ना करें कि जिंदगी के आखिरी पल अफ़सोस में बिताना पड़ जाए, कि जिंदगी के आखिरी पल अफ़सोस में बिताना पड़ जाए। आजकल क्या होता है कि लोगों की पहचान उनके रंग, रूप और कपड़ों से की जाती है। मतलब उनकी व्यवहार और उनकी काबिलियत को इग्नोर कर दिया जाता है, उसकी काबिलियत को नहीं देखा जाता है। कहा भी जाता है कि व्यक्ति की पहचान उसके रंग, रूप और कपड़ों से नहीं होती उसकी पहचान उसके सद्गुणों और व्यवहार से की जाती है, पर ऐसा नहीं होता है। लेकिन अधिकांशतः यह देखा जाता है कि जो लोग दिखावा करते हैं, लोग उन्हीं को ज़्यादा पूछते हैं। हर जगह देखा गया है। इस सबसे ज़्यादा होता है कि मतलब जो दिखावा करते हैं, उन्हीं को लोग ज़्यादा पूछते हैं। और मतलब लास्ट में मैं यही कहना चाहती हूँ कि दिखावे से दूर हकीकत से वास्ता हो, दिखावे से दूर हकीकत से वास्ता हो। जिंदगी सरल हो भले ही कठिन रास्ता हो। बस मैं इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत बढ़िया निकिता जी। जिंदगी सरल हो मगर कठिन रास्ता हो। रास्ता भी आसान ही होगा, हम सब साथ हैं एक दूसरे के साथ, तो बढ़िया होगा। और ये जो आज प्रस्तुति हुई है सभी के लिए बधाई, लेकिन सबसे ज्यादा बधाई निकिता जी के लिए। अकेले टीम नहीं है, कोई बात नहीं, हम प्रस्तुति करेंगे, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये जीवन में जिस दिन सीख लिया ना कि चाहे कोई हो ना हो, हम अपना काम करेंगे, उस दिन सफलता निश्चित है ना। नहीं तो कोई नहीं आ रहा तो निकिता जी भी सोच सकते थे कि मेरे को नहीं आना, लेकिन आप आए, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और पूरी की पूरी टीम, आस्था ग्रुप और पूरा हमारा परिवार, इतने सुंदर प्रस्तुति के लिए मैं सभी को बधाई देता हूं। और बहुत बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है और सभी को देखते हुए। और अभी हम लोग कुछ मित्र हमारे नहीं आए तो हमारा समय वैसे भी बचा हुआ है, और उसके बाद हम और भी डिस्कशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बहुत जरूरी जो पॉइंट्स है वो ये है, आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रस्तुति की है, बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुति की है, और इस कार्यक्रम को शुरू से आखिर तक आपने पूरे एक सिंक्रोनाइज्ड वे में, यानी कि सीमलेसली एक साथ मिलाकर चलाया। ये किसी भी कार्यक्रम को सुंदर बनाने के लिए एक अच्छी चीज होती है, अद्भुत हो जाता है। जैसे अभी ये पूरा का पूरा आप मान के चलो आपने ऑर्गेनाइज किया इस कार्यक्रम को, और उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और इसमें आप पारंगत हो गए हैं, इसमें अब ये आज 1 जुलाई से आज की डेट में आप खुद को देखेंगे तो आप खुद ही अपने आप को मार्क्स दे सकते हैं। मेरी आवश्यकता नहीं है कि मैं आपको कोई ग्रेड या मार्क्स दूं। अब दूसरा, कुछ पॉइंट्स मैं अवश्य जरूर इसमें बताना चाहूंगा आप सबके लिए। चाहे हम उतना प्रभावशाली तरीके से ना बोल पा रहे हो, लेकिन हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है वो बिल्कुल नॉर्मल रहना चाहिए, है ना, बहुत नॉर्मल रहना चाहिए। जैसे निकिता जी है, अब देखो, उनको हो सकता है दिमाग में चल रहा हो कि 4 लोग और नहीं आए, कोई बात नहीं, उनको जो दिमाग में आया बोल दिया। तो बहुत रिलैक्स्ड वे में, कभी भी नर्वस नहीं होना चाहिए। कारण क्या है? कारण यह है कि हमें सिर्फ अपनी बात करनी है ना। हमें कोई उसके बदले में ये नहीं चाहिए कि हमें कोई अवार्ड मिलेगा या हमें कोई मार्क्स मिलेंगे, पॉइंट मिलेंगे, वो भूल जाइए। वो मिलेंगे अगर तो भी भूल जाइए। सबसे ज्यादा जरूरी है पूरा करना।
आपको अगर 50 ओवर में 290 रन बनाने हैं तो आप 290 रन बनाइए। आपने वो 50 ओवर में बनाए, 48 में बनाए, कोई नहीं पूछने वाला। एंड ऑफ द डे ये पूछा जाएगा कि आप जीते। अगर आपने पूरा किया तो आप जीते हैं, है ना। उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप जल्दी कर रहे हो, आप अपने समय में कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। और सभी ने अपने निश्चित समय में किया है, ये बहुत अच्छी और सुखद बात है। और इसमें बहुत मुझे बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है और गर्व की भी, कि हम सभी ना समय प्रबंधन सीख गए हैं। हमारे अंदर क्या गुण आया? समय प्रबंधन। हमारे अंदर क्या गुण आया? टीम के साथ चलना, टीम के सभी सदस्यों को महत्व देना, है ना, उनके महत्व को समझना, उनके गुणों के साथ, उनकी कैपेबिलिटीज के साथ उनसे हम क्या कार्य करा सकते हैं, है ना। हो सकता है किसी चीज में कोई अच्छा है, किसी चीज में कोई अच्छा है ना। कोई ओपनर अच्छा है, कोई मिडिल में अच्छा खेलता है, कोई बाद में अच्छा खेलता है, कोई बॉलिंग अच्छी करता है, कोई फील्डिंग अच्छी करता है। तो टीम ऐसी तैयार की जाती है ना। सारे ही तो बैट्समैन नहीं होते, सारे ही तो बॉलर नहीं होते, सारे अच्छे फील्डर नहीं होते, ठीक है। ऐसे ही हॉकी, फुटबॉल में कोई मिडफील्डर होता है, कोई फॉरवर्डर होता है, कोई गोल रोकता है ना, कोई पास करता है, सारे तो गोल नहीं करते। ऐसे ही टीम बनाई जाती है हमेशा लाइफ में। आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, जाएंगे, तो टीम ऐसे ही बनती हुई नजर आएंगी, है ना। तो सारे ही लोग सभी चीजों में पारंगत नहीं हो सकते। तो जिस भी चीज में जिसकी कैपेबिलिटी है, पारंगत है, काबिल है, उसको उस काम पे लगाइए। फिर वो देखिए वो बढ़िया करेगा, कमाल करेगा। जो सचिन जी का उदाहरण दिया श्रुति जी ने, उन्होंने क्या किया? बैटिंग को अपना फोर्टे बनाया, अपनी ताकत बनाया कि मैं बैट्समैन अच्छा हूं। बॉलर अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन बॉलिंग भी अच्छी की उन्होंने, उसमें भी रिकॉर्ड बनाए, लेकिन उनका मेन क्या था? बैट्समैन। तो हम उसे याद क्यों करते हैं? बैट्समैन। तो क्या किया उन्होंने? पूरा का पूरा ध्यान बैटिंग पर लगा दिया, इसलिए वो वर्ल्ड चैंपियन बने। चाहे आप सिंधु की बात लीजिए, साइना नेहवाल की बात लीजिए, है ना, सानिया मिर्जा की बात लीजिए, किसी भी फील्ड में कोई भी खिलाड़ी है, चाहे हमारे कितने भी बड़े बड़े सैनिक रहे जिन्होंने परमवीर चक्र और बड़े बड़े पदक लिए, उन्होंने पूरा फोकस जो उन्हें आता है उस पर किया और वो कार्य अच्छे से हो पाया। तो सबसे ज्यादा आवश्यक है पूरा करना, पूरा करना, है ना। घबराना नहीं है। अगर नहीं आता, रुकना पड़ता है तो रुकिए, उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसा जरूरी नहीं है कि बोलते ही चले जाएंगे हम लोग। अगर ऐसे बोल रहा हूं, फिर मेरे को लगता है कि मेरे को सोचना है, तो आप उस बीच में रुकने के लिए थोड़ा कर सकते हैं। ओके, जैसा कि मैं सोचता हूं, अच्छा, मेरे विचार में क्या होता है ना, उस टाइम में हमें थोड़ा सा 1 सेकंड 2 सेकंड मिल जाते हैं क्लिक करने के लिए, क्या रह गया। जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ, बोलते बोलते भूल गया, तो मैं बोलता हूँ, अच्छा कई बार मुझे ऐसा लगता है, या कुछ भी ऐसा। आप ब्रिजिंग सेंटेंस जोड़ सकते हो। मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, है ना। कुछ ऐसा जोड़ सकते हो जिससे कि ना वो गैप ना आए, है ना। और अब भूल गए, कोई बात नहीं, भूलते बड़े बड़े लोग भी हैं, मतलब वो लिख कर रखते हैं और आप लोग अपनी तरफ से बोल रहे हैं, बहुत अच्छा है। और ये दूसरा ही कार्यक्रम है इस बारे में, और हम लोग बहुत एक्सपर्ट हो गए इसमें, देखा जाए तो, ठीक है ना। तो उस चीज के लिए आपको बधाई है, और उसके लिए आप सभी के लिए को मार्क्स मिलते हैं फुल। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब भी हम प्रेजेंट कर रहे हैं, तो कोई भी ना हमारे चेहरे को देख रहा होता है, हमारी बॉडी लैंग्वेज को देख रहा होता है, हमारे हाथों की मुद्राओं को देख रहा होता है ना, बॉडी मूवमेंट को देख रहा होता है, आई कांटेक्ट देख रहा होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आई कांटेक्ट। जब भी बात करो, सामने सामने देखकर बात करो, है ना। आगे मैं अभी बोल रहा हूँ, आप इधर उधर, चाहे मेरी बात सुन रहे हो, आप रेस्पेक्ट भी कर रहे हो, लेकिन आपकी आदत है आप इधर उधर देख रहे हो, तो मुझे क्या लगेगा कि आप मेरी बात में ना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, या मेरी बात अच्छी नहीं लग रही है, या मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, शायद आप पसंद नहीं कर पा रहे हो, है ना। तो उस पॉइंट से सबसे इंपॉर्टेंट होता है आई कॉन्टेक्ट। फिर जैसे अब मैं बात कर रहा हूँ, आपने देखा होगा मेरे हाथ चल रहे हैं, तो क्या होता है, उससे हम ना एक तरीके से कनेक्ट बनाते हैं, है ना। हाथों के माध्यम से, अपने फेस के माध्यम से, स्माइल करते हुए, है ना, बॉडी लैंग्वेज के ये सकारात्मक पहलू होते हैं बॉडी लैंग्वेज के, है ना। जब भी हम बात कर रहे हैं, जैसे अब मेरे हाथ चल रहे हैं, तो मैं कुछ इस तरीके से कर रहा हूँ ना, आप मेरे हाथों को शायद देख रहे होगे, तो कनेक्ट बन रहा है। अब मैं ऐसे बैठ के बोलता रहूं, तो आप थोड़ा सा लगेगा कि क्या चल रहा है। मैं ऐसे बैठ के बोलूं, आप बहुत अच्छा, तो थोड़ी देर में लगने लगेगा कि निगेटिविटी आ रही है। ये साइकोलॉजी है। अगर कभी भी किसी भी जगह हम सीखने जाएं,
तो कभी भी ना क्रॉस हैंड ना करें, कभी भी। उसको ब्रेन को हमारा मैसेज जाता है कि ठीक है रिलैक्स होना है। जब ब्रेन रिलैक्स होता है ना तो वो रिसीव नहीं करता, वो सिर्फ एंजॉय कर रहा होता है। जैसे मूवी देख रहे हो आप, ऐसे बैठ के देखोगे तो आप ना रिलैक्स कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, है ना, तो वो रिसीव नहीं करेगा कभी। ये बॉडी लैंग्वेज है, ये साइकोलॉजिकल है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी ना ऐसे कभी नहीं बैठना क्रॉस करके, ठीक है। तो ओपन हैंड रखिए, रिसीविंग कीजिए। अगर आपकी कोई बात कहीं आप मीटिंग में हो तो आप रिक्वेस्ट कीजिए कि सभी ना प्लीज अपने हाथ खोल लीजिए, है ना, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है ना, मैं आपसे बोलना चाहती हूँ, बिकॉज इसका कारण बता दीजिए। अगर आप हाथ बंद रखेंगे तो हम लोग सीख नहीं पाएंगे, है ना। तो वो जब बता दोगे उनकी समझ में आ जाएगा कि नुकसान है, तो वो खोल लेंगे। धीरे धीरे आदतें बदलती हैं। तो ये बॉडी लैंग्वेज प्रेजेंटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्माइलिंग फेस होना चाहिए, है ना। और जब आप बता रहे हो ना, वो टॉपिक चाहे आपको पसंद हो ना हो, लेकिन आपके बात, आपके चेहरे से उसमें पैशन, जुनून नजर आना चाहिए। हाँ मैं बताने जा रही हूँ, मैं बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसा कि हाँ आपका जीवन बदल जाएगा आज, है ना। चाहे बताओ 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, बच्चों को ऐसे पढ़ाते हैं ना म्यूजिक के साथ रिदम, तो ये भी साइकोलॉजी है। अगर म्यूजिक के साथ आप पढ़ा रहे हो, अगर वो टेबल बच्चे को बिना म्यूजिक के बोलने के लिए बोलो ना, कोई बच्चा नहीं बता पाएगा। अब जब म्यूजिक चलेगा ना न, वो ऐसे बताएगा फटाफट, वो तो बोला नहीं बिना म्यूजिक के बताओ, तो वो इधर उधर देखने लग जाएगा। ये सीखने की ये कला है। म्यूजिक के साथ रिलेट कीजिए, पिक्चर्स के साथ रिलेट कीजिए, वीडियोस के साथ रिलेट कीजिए। हमने पहले भी काफी बातें की हैं कि अगर कोई भी चीज आपने वीडियो देखी है तो आपको हमेशा याद होगी। बचपन की ऐसी बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारी बातें जो छप गई। जैसे किसी मूवी को देख कर आए, अगर मैं डायलॉग बोलूं तो आपको मूवी याद आ जाएगी, एक्टर याद आ जाएगा, है ना, उसकी कई बातें याद आ जाएंगी। क्या है, क्योंकि वीडियो है। इसका बहुत बहुत ही, अब मैं कैसे बोलूं, मैं ऐसे बोलूं कि ये दुखद बात है, मैं ऐसे बोलूं कि हंसी आने चाहिए। हमारा जो ब्रेन है इसके 2 पार्ट हैं 3 होते हैं, लेकिन अभी समझने के लिए 2 समझ लीजिए, एक राइट और एक लेफ्ट। जो लेफ्ट पार्ट है ब्रेन का, वो लेफ्ट पार्ट हमारी डेटा रखता है, ठीक है, और राइट पार्ट हमारा इमेजेस रखता है, साउंड रिकॉर्ड करता है, वीडियो रिकॉर्ड करता है। तो सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग पार्ट है हमारा राइट ब्रेन, सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग पार्ट है राइट ब्रेन। यहाँ डेटा है, यहाँ आवाज है, किसी की आवाज। अगर मैं फोन करूं आपको और आप मेरी आवाज जानते हो तो आप पहचान जाओगे किसका कॉल है ना। अगर कोई वीडियो है यहाँ रिकॉर्ड होगी राइट साइड में, अगर किसी की आवाज है, अगर पिक्चर्स हैं वो राइट साइड में रिकॉर्ड होंगी और लेफ्ट साइड में होता है डेटा। अब हम भूलते क्यों हैं डेटा, पता है क्यों? क्योंकि हमारे जो लेफ्ट ब्रेन है, यानी कि लेफ्ट साइड वाला मस्तिष्क है, इसके अंदर टेम्परेरी मेमोरी होती है। ये थोड़े दिन थोड़ी देर याद रख पाता है, उसके बाद सब गायब हो जाता है इसमें से। ये सिर्फ लॉजिकल ब्रेन है, ये सिर्फ काउंटिंग कैलकुलेशन करने के लिए बनाया गया है। और राइट साइड में ये परमानेंट मेमोरी है, जब से पैदा हुए और जब तक हम जिंदा है तब तक यहाँ सारा डेटा स्टोर होता है। और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है, अगर गूगल और विकिपीडिया और सब कुछ उठा के इसमें स्टोर कर दिया जाए तब भी इसमें आधे से ज्यादा जगह रह जाएगी। तो कभी नहीं घबराना कि ज्यादा पढ़ने से हमारा दिमाग खराब हो जाएगा, भर जाएगा, कभी नहीं। आपने सुना होगा कंप्यूटर में कंप्रेस कर देते हैं फाइल को कंप्यूटर, और बड़े फाइल को छोटी फाइल बना देता है। तो ये क्या है, जितना भी डेटा डालो ना, ये कंप्रेस कर करके ना छोटे छोटे न्यूरॉन्स में अंदर भर देगा। और कितना ही डालो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने 1000 मूवीज देखी होंगी, 1000 मूवी की बात आज से शुरू करें करना नाम ले लेकर, तो आप उस पूरी मूवी की कहानी शुरू से आखिर तक, उसके एक्टर एक्ट्रेस, गाने, 1000 की 1000 मूवीज के आप सुनाना आज से लेकर जब तक खत्म होगी सुना सकते हो। इतना डेटा आज भी रिकॉर्ड है, रिकॉर्डेड है। आप सोचो, आप बचपन से लेके आज तक की बहुत सारी यादें बैठ के सोचना, सब याद आ जाएंगी। वे डायलॉग, किसने क्या बोला था, किसने क्या पहना था। तो यहाँ ये राइट साइड में जब स्टोर हो जाता है ना, परमानेंट। तो हमें क्या करना चाहिए, इसको बताने का महत्व क्या है, क्यों बताना चाह रहा हूं? इसको बताने का महत्व है कि हमारा जो प्रेजेंटेशन है, प्रस्तुतिकरण है,
वो इस तरीके से हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, जैसे आप लोगों ने किया, जो हमने बात की हमारा बॉडी लैंग्वेज क्या होना चाहिए, किस तरीके से हमें प्रेजेंट करना है, हमें वो प्रस्तुतिकरण पिक्टोरियल यानी पिक्चर्स यानी कि वीडियोस इस तरीके से या म्यूजिक इस तरीके से हम लोगों को स्टोर करके याद करके उसको मैनेज करके रखना चाहिए जब हम प्रेजेंटेशन देने आ रहे हैं, है ना। वो पिक्चर्स में होना चाहिए बैक एंड पर हमारे साथ, हमारे दिमाग में कि इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या। तो क्या होगा, हम कभी भूलेंगे नहीं। जब भी हम कोई याद करना चाहते हैं बड़ी बात, बड़ी चीज, बड़ी कहानी, तो उसे पिक्चर में कन्वर्ट कर लीजिए, या एक फनी फनी पिक्चर, फनी स्टोरी टाइप बना सकते हो आप उसमें, है ना। जैसे कोई स्टोरी है, उसमें एक फनी कैरेक्टर डाल दीजिए, वो कर रहा है, मान लो मिक्की माउस कर रहा है, मिक्की माउस बाइक पर जा रहा है ना। मिक्की माउस ने रेड रेड गॉगल पहने हुए हैं। मिक्की माउस गया, उसकी एक फिश आई, फिश आके पॉकेट में गिरी, वो गया, उसने उसे सेल किया, और उसे सेल करने के बाद उसने आईफोन खरीदा। ठीक है, आईफोन खरीद के वो रेस्टोरेंट में गया और उसने वहां से जूस खरीदा। तो कौन कौन से वर्ड आए, कौन बताना चाहेगा? मैंने इतनी सी कहानी बताई, वर्ड बता दोगे अभी आप। कौन बताना चाहेगा कौन कौन से वर्ड्स आए इसमें शुरू से, मिक्की माउस के बाद से? जी नेहा जी। मिक्की माउस, सबसे पहले मिक्की माउस आया, उसने रेड कलर के गोल्स पहने थे, बाइक पे जा रहा था, और फिश आई थी उसकी जेब में। उसके बाद वो स्टोर पर गया, उसको बेचकर उसने आईफोन खरीदा, और फिर उसके बाद में सर यही वाला इतना याद रहा। तो अभी कितने सारे वर्ड्स बच्चों को याद हो गए? मिक्की माउस, रेड स्पेक्स, बाइक, पॉकेट, फिश, है ना, आईफोन, रेस्टोरेंट, जूस। 8 वर्ड आपने कितने सेकंड में याद करा दिए? 10 सेकंड में नहीं लगे, है ना। आसान, तो आसान करना है बच्चों की लाइफ को, है ना। हमें इस तरीके से सिखाना है बच्चों को, इतना एंटरटेनिंग तरीके से सिखाना है, और इतना क्रिएटिव इनोवेटिव वे में सिखाना है कि बच्चे मजे मजे में सीखें और ज्यादा से ज्यादा चीजें सीख पाए। ठीक है, तो अभी हम प्रेजेंटेशन के से रिलेटेड ही बात कर रहे थे कि अब अगर मैं इसको एंटरटेनिंग बना देता हूं तो आप और भी ज्यादा इसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, है ना। जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो हम कहना चाह रहे हैं, जो आप कहना चाहेंगे, वो ऑडियंस इजीली कनेक्ट करेगी और इंटरेस्ट आना शुरू। जो बड़े बड़े बहुत बढ़िया बढ़िया स्पीकर्स हैं, आपने उनको देखा होगा, उनकी बातों में ना कुछ अलग ही बात होती है ना। हम सुनना चाहते हैं कि अगली बार क्या बोलेंगे, वो क्या बोलने वाले हैं। तो ना हम लोग पहले से प्रेडिक्ट करना शुरू करते हैं कि और अच्छा। तो उस तरीके से हम लोग बोलने का प्रयास करें, अभ्यास करें। आप लोगों ने बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर तरीके से इसको प्रेजेंट किया है, प्रस्तुतिकरण किया है, और आगे क्या हम कर सकते हैं वो ही हम डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे और इसको प्रभावी बना सकते हैं। ज्यादातर आप लोग अभी शिक्षक से प्रशिक्षक बनने की ओर अपना नामांकन कर चुके हैं। तो 2 नाम और ऐड हुए हैं उसमें, कृतिका जी और श्रुति जी। तो उनका भी मैं बधाई देता हूं उनको भी। तो ये नामांकन की प्रक्रिया हो गई है। अब अगली प्रक्रिया कल से शुरू होगी, सेंट्रल टीम आपको बता देगी। तो अभी हमने बात की ये अपनी प्रस्तुति को और कैसे हम प्रभावी बना सकते हैं। अब मैं मंच थोड़ा सा और ओपन करना चाहूंगा। हमारे साथ शैली जी और आकृति जी भी हैं। मैं इनको इनवाइट करूंगा थोड़ी देर बाद। उससे पहले मैं मंच फिर से ओपन करूंगा आप सभी के लिए। आप सभी ने सभी पॉइंट, सभी विषय के बारे में सुना, अपने विषय के अलावा भी सुना। तो कोई आप में से बताना चाहेगा अगर उस विषय से, उस बात से आप इत्तेफाक रखते हो, उसके साथ हो या उसके साथ नहीं है, कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसी बात या कुछ और इसी के साथ ऐड ऑन करना चाहेंगे, तो मैं मंच आपको अगले 10 मिनट के लिए प्रस्तुत करना चाहूंगा। फिर हमारे साथ शैली जी, आकृति जी हैं, फिर हमारे साथ कमल जी डाबा वाले जी, हम उनका मार्गदर्शन भी अवश्य लेंगे। तो फिर इसके साथ हम अपना सत्र समाप्त करेंगे। जी, स्वागत है सभी के लिए। सर, जैसे कि टीम सेकंड ने बोला कि मार्क्स ओरिएंटेड और करियर ओरिएंटेड है हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, वो मैं प्रज्ञा दी की बात से रिलेट जरूर कर सकती हूँ। सही कह रहे हैं वो कि दोनों ही एक चीज के दो पहलू है। क्योंकि अगर हमें नॉलेज होगा, हम फर्स्ट क्लास में हमें नॉलेज तो बहुत है लेकिन मार्क्स हमारे कम आए हैं, हम पास ऑन भी नहीं हो पाए, तो वो हमें नेक्स्ट क्लास में प्रमोट नहीं करेंगे। इसलिए हमें नॉलेज जितना जरूरी है उतना मार्क्स भी जरूरी है। यदि हमें नॉलेज होगा तो जाहिर सी बात है हमारे मार्क्स भी अच्छे आएंगे। और एक तरह से देखा जाए तो एक पढ़ा लिखा इंसान बहुत नॉलेजेबल है लेकिन डिग्रीज के पेपर नहीं है, किसी कारण जल गया, कुछ हो गया, वो कहीं पे जाएगा तो वो इंटरव्यू देने के लिए एबल नहीं होगा क्योंकि उसके पास डिग्री के पेपर्स नहीं है। उसको
उसका इंटरव्यू लेने से पहले ही उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए दोनों ही चीज इक्वल बेस पे रखी जाती है कि मार्क्स भी जरूरी है और करियर भी जरूरी है। और संयुक्त परिवार की बात की जाए तो बहुत सही बात है, संयुक्त परिवार सिर्फ एक शब्द नहीं है, पूरा मतलब संसार उसमें बसता है। क्योंकि एक न्यूट्रल फैमिली में अगर देखा जाए तो बच्चा 2 लोगों के विचारों से सीखता है, लेकिन एक संयुक्त परिवार में देखा जाए तो बच्चा बहुत सारे लोगों के अलग अलग विचारों से चीजों को सीखता है, जिससे वो अच्छे संस्कार तो खैर एक न्यूट्रल फैमिली के पेरेंट्स भी दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो पेरेंट्स पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से बच्चों को रखते हैं। लेकिन संयुक्त परिवार वाकई में बहुत अलग डिपेंड करता है, क्योंकि एक जब फैमिली में फंक्शन होता है या कोई फेस्टिवल आता है तो संयुक्त परिवार में सबसे ज्यादा एंजॉय करने के मोमेंट्स हमें मिलते हैं। और सभी ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी, सभी की बात काफी अच्छी थी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कृतिका जी। जी और कौन बोलना चाहेगा? यस सर, मैं भी बोलना चाहती हूँ। इसमें जो संयुक्त परिवार सभी लोग ने सबसे ज्यादा जोर दिया संयुक्त परिवार पर। ये बात मानते हैं कि संयुक्त परिवार में बहुत सारी चीज सीखने को मिल रही, लेकिन आजकल अगर देखा जाए तो एकल फैमिली मतलब छोटा परिवार सभी के होते हैं, खासकर सिटियों में ही देख लीजिए तो सभी पेरेंट्स होते हैं और बच्चे होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये भी होता है कि माता पिता अपने बच्चों को बहुत सुंदर तरीके से शिक्षा देते हैं, उनके लिए घूमने के लिए भी लेवा के जाते हैं, एंजॉय करते हैं, सभी चीजें करते हैं। तो ये माना तो जाएगा कि संयुक्त परिवार में सभी लोग ज्यादा सीखेंगे, लेकिन एकल परिवार में भी सभी बच्चों को बहुत सुंदर तरीके से रखते हैं और उनका ख्याल रखते हैं। तो ये भी थोड़ी सी बात अच्छी रहेगी अगर माना जाए, क्योंकि आजकल यही है कि एकल परिवार ज्यादा से ज्यादा है। तो बच्चों को सिर्फ ये होता है कि माता पिता ध्यान रखें उनका। जी। कृतिका जी ने मास्क के बारे में और उसके बारे में बताई है, वो बहुत अच्छा है। जी। साक्षी जी भगवा है हमारे साथ? जी सर। साक्षी जी, हमारा जो विषय है, आपने जो प्रस्तुति की वो विषय के साथ कैसे उसको आप रिलेट करेंगे, संबंध बनाएंगे, वो हम थोड़ा समझना चाह रहे थे। जी सर, उसमें मतलब उसमें भारत की सुरक्षा के बारे में, मतलब कि हम कैसे सुरक्षा बढ़ा सकते हैं आने वाले युग में। हमारा विषय है क्या आने वाला युग भारत का है। हम इसमें जो डिस्कशन हुआ था वो ये था कि आने वाले समय में भारत कैसे अपनी भागीदारी कर सकता है, अपना नेतृत्व दिखा सकता है, या किस तरीके से समाज विश्व में अपनी भागीदारी निभाते हुए हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो ये क्या संबंधित होता है कहीं से, इसलिए मैं पूछना चाह रहा था। सर मतलब इसमें ये था ना कि भारत मतलब आने वाला युग क्या होगा, तो उसमें मतलब डिवाइडेशन समझ लीजिए कि सुरक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, तो इसी अकॉर्डिंग मतलब सुरक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सा बोला। जी चलिए, आपका तात्पर्य है कि अगर हम अपने आप को सुरक्षित करेंगे तो अच्छा रहेगा। जी 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 धन्यवाद साक्षी। चलिए, कोई और अपनी बात रखना चाहता है? जी सर, मैं बताना चाहूंगी वो जो लास्ट टॉपिक था ना, दिखावे की दुनिया है आज के समय में। जी जी। तो सर ये तो अभी कोरोना काल में समझ में ही आ गया। सबसे बड़ी बात ये हमें समझ में आ गई कि जो दिखावा लोग करते हैं उसके बिना भी हम रह सकते हैं दिखावे के। क्योंकि लोग पहले जो शादियां होती थी उसमें कितना खर्चा होता था, कोई भी प्रोग्राम होते थे उसमें लोग दिखावा करते थे कि हम इतना खर्चा डेकोरेशन पर, इतना खाने पर, ये। लेकिन आज जो कोरोना समय में हमने देखा है कि हम सिंपल तरीके से भी अपने परिवार के साथ भी उस मूवमेंट को बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं बिना दिखावे के। तो ये तो निकिता जी ने बहुत अच्छे से बताया था कि दिखावे को ही दुनिया पसंद करती है। जो व्यक्ति सामने दिखता है उसको ही लोग पसंद करते हैं, ना कि उसकी सद्गुणों को देखते हैं, चरित्र को देखते हैं सर। तो मैंने सबसे ज्यादा ये बात बहुत अच्छी लगी कि निकिता जी ने अकेले उसको बताया कि कितने अच्छे तरीके से उन्होंने खुद अकेले बताया, और इस बात के लिए उनको बहुत अच्छे से उन्होंने बहुत सराहनीय काम किया है कि टीम ना होते हुए भी उन्होंने इस टॉपिक को बहुत अच्छे हमारे समक्ष रखा
और अपने वक्तव्य के माध्यम से हम सबको बताया। तो कोरोना काल से हमने सीख लिया है कि ये जो दुनिया है दिखावे से नहीं चलती है, हम चिंतन और अपने जो सद्गुण होते हैं उनके माध्यम से भी बिना दिखावे के जीवन बहुत अच्छे तरीके से जी सकते हैं सर। अभी मैं शैली जी को आमंत्रित करूंगा अपने बिंदु रखने के लिए, अपने विचार अनुभव रखने के लिए। सभी को जय जिनेंद्र, मेरी आवाज आ रही है सभी तक? हाँ जी, हाँ जी जी। तो जैसा कि आज आप सभी की बातें सुनी, बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ कि आप वही लोग हैं जिन्होंने शुरुआत में छोटे छोटे शब्दों को बोलने में ये कहना आप लोगों को पड़ता था बार बार कि हाँ ये मैं नहीं कर पा रहा हूँ या मेरे पास समय नहीं है, परंतु आपने इतने व्यस्ततम समय में से समय निकाल कर इतना अच्छा कार्य किया और अपनी बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और आशा करते हैं कि आप भविष्य में बहुत ही अच्छे से अपना नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें। बाकी सभी के विषय बहुत ही अच्छे थे, सभी ने बहुत ही अच्छे से प्रस्तुति की है। आगे भी देखते हैं कि मौका मिलता है आप लोगों के साथ काम करने का। धन्यवाद। जी धन्यवाद शैली जी, आप हमेशा साथ ही हैं हमारे। तो आप भी अभी शैली जी और भी प्रभावी बनने के लिए अलग अलग प्रशिक्षण ले रही हैं गुरुजनों के साथ, तो और भी ज्यादा ज्ञानी गुणी हो गए हैं, तो और ज्यादा इनका हम फायदा उठाएंगे। जी शैली जी धन्यवाद। तो मैं अभी हमारे मार्गदर्शक गुरुजन श्रीमान कमल डाबावाला जी को आमंत्रित करूंगा कि हमारा मार्गदर्शन करें। जी कमल जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद दीपक जी, सभी को जय जिनेंद्र। और मैंने काफी पोर्शंस ये पूरे ग्रुप डिस्कशन के जो सेमिनार है उसका मैं सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा। और जिस तरीके से सब लोग तैयारी में जुड़े हुए थे वो भी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में देखा था कि अलग अलग ग्रुप्स बनाए गए और उसमें लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे। मुझे आपके जो विषय है उसके बारे में तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ग्रुप डिस्कशन का ये वेबिनार क्यों रखा और उससे हमें क्या फायदा हो सकता है ये स्किल डेवलप करने से, और उसके लिए हमें आगे क्या करना चाहिए, ये 3 पॉइंट मैं जरूर बताना चाहूंगा। देखिए, जो ग्रुप डिस्कशन का जो स्किल है वो इसलिए, और खास करके जो टीचर्स है उसके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें हमें किसी भी विषय को पूरे 360 डिग्री एंगल से देखने का एक तजुर्बा, एक प्रैक्टिस होता है। जैसे आपने शिक्षण का विषय लिया या समाज में जो परिवार मतलब जॉइंट फैमिली या स्प्लिट फैमिली है उसके बारे में विषय लिया या और कोई भी विषय लिए, तो उस विषय को अलग अलग एंगल से, अलग अलग पर्सपेक्टिव से कैसे देखा जाए, ये आपको खुद आपने ये किया और दूसरों के विचार सुनने से आप में ये डेवलप होता है। तो कोई भी प्रश्न को, विषय को अलग अलग दृष्टिकोण, अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखने का जो हमारा जो सीखते हैं हम, वो ग्रुप डिस्कशन की वजह से होता है। सामने वाले के विचार से हम अगर अग्री नहीं करते हैं, वो हमें ठीक नहीं लगता है, फिर भी उसे सुनना और पूरी तरीके के सुनने के बाद अपने विचार रखना, और ऐसे रखना जैसे उसको ये भी ना लगे कि ये मेरा विरोध कर रहा है, और फिर भी सामने वाले को हम कन्विंस कर पाए, उसको इन्फ्लुएंस कर पाए, ये स्किल डेवलप करना जरूरी है। और ये स्किल आपके अंदर डेवलप हो, आपसे जो भिन्न विचार वाले लोग हैं उनके साथ जुड़कर भी आप काम कर पाए, इसलिए ये ऐसा वेबिनार का डिजाइन खास तौर पे किया गया है। अब लेकिन आगे क्या, एक तो
ग्रुप डिस्कशन एक ऐसा मैं कहूंगा कि एक ऐसा कौशल है कि उसमें आपको कोई रटकर कुछ आना नहीं है। मान लीजिए इस बार तो हमने विषय पहले से दे दिया, लेकिन आगे चलकर हम ऐसा करेंगे और जो लोग निष्ठा 2 में जुड़ने वाले हैं उनको तो ये हर हफ्ते ये होना है कि उनको वहीं पे पता चलेगा कि अब ये विषय पे बोलना है, राइट। और वही रियल में आपका जो नॉलेज है, जो आपने न्यूज़पेपर के माध्यम से, जनरल नॉलेज की किताबों के माध्यम से, टीवी और दूसरे मीडिया में जो विषय आते हैं, उससे जो आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं और उससे जो आप निष्कर्ष निकालते हैं, वो निकालकर कैसे अपनी बात को प्रस्तुत करना है, ये कला इससे डेवलप होती है। तो रियल में ग्रुप डिस्कशन ये है कि अभी इसी वक्त कोई विषय दिया जाए, उस विषय के बारे में भी 2 मिनट सोचकर आपके विचारों को लॉजिकल सीक्वेंस में कैसे प्रस्तुत करना है, ये कला सभी शिक्षकों को और बाकी सभी लोगों को सीखना चाहिए। और इससे ही जब भी आप कोई, चाहे मंदिर में आप गए हो और किसी विषय पे बात हो रही है, चाहे आप कोई धार्मिक स्पिरिचुअल कार्यक्रम में हो और किसी विषय पे बात चल रही है, या सामाजिक कार्यक्रम में भी कहीं पर कोई बात चल रही है, तो उसमें आप हिस्सा ले पाएंगे। और आपकी बात में अगर तर्क होगा, तथ्य होगा, तो लोगों को आपको सुनना ही पड़ेगा फिर। तो ग्रुप डिस्कशन हमें बातों को तर्कपूर्ण रीत से, लॉजिकल वे में और फैक्चुअल चीजों को प्रस्तुत करने का हमें कौशल सिखाता है। लेकिन अब क्या, आगे क्या? देखिए, जेएसएस का जो वेबिनार वो तो हफ्ते में 1.5 घंटा होता है। हम लोग, मैं, दीपक जी, हम लोग आपको हफ्ते में 1 बार और बाद में तो हम महीने में 1 ही बार मिलने वाले हैं। अब हमने आपको एक तरीका सिखाया, अब ग्रुप डिस्कशन का प्रैक्टिस आपको कंटिन्यू करना है। अब ये कैसे करेंगे? आप जिस स्कूल में है उस स्कूल में आप अपने जैसे लाइक माइंडेड शिक्षकों का ग्रुप बनाइए, 2-4 ऐसे व्यक्ति जिनको डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है उनका ग्रुप बनाइए और उनको कहिए कि चलिए हम कल शनिवार है या परसों शनिवार है, हमारा आधा दिन छुट्टी होती है या 2 पीरियड फ्री होते हैं, तो हम ये विषय पे ग्रुप डिस्कशन करेंगे। तो हमने आपको ग्रुप डिस्कशन करने का तरीका सिखाया है। अब आप यहां से क्यों रुकते हैं कि जेएसएस ऑर्गेनाइज करेगा तो ही हम पार्टिसिपेट करें? हमने मेथड सिखा दिया। अब आप ये अपने स्टाफ के मित्रों के साथ कीजिए, हर हफ्ते कीजिए, हर महीने 2 बार कीजिए। यही बात अब आप आपके जो स्कूल के बच्चे हैं, क्लास 8 के स्टूडेंट है, बड़े स्टूडेंट को ज्यादा ये कर पाएंगे। 7 और 8 वाले जो स्टूडेंट है, आप उनको महीने में 1 बार आधा घंटा ग्रुप डिस्कशन करवाइए। आप विषय ऐसे चुनिए कि जिसमें वो इंटरेस्टेड हो, उनसे रिलेटेड हो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, संस्कार से रिलेटेड, नैतिकता से रिलेटेड, ऐसे विषय चुनिए और आप बच्चों को ग्रुप डिस्कशन करवाइए 35 मिनट अपने क्लासरूम में। तो हमारा काम है, सीएलपीएल टीम और जेएसएस का काम है आपको तरीके सिखाना, आपको मेथड सिखाना, आपको नए नए रास्ते दिखाना। अब वो एवरीडे में आपको कंटिन्यू करना है। आप अब हमारे ऊपर पूर्ण रूप से डिपेंडेंट नहीं रह सकते, आपको इंडिपेंडेंट हो जाना है। हमने तरीका सिखा दिया, अब कराओ, आप अपने स्कूल में कराओ, अपने समाज में कराओ, अपने मंदिर में करवाओ, सब जगह ऑर्गेनाइज करो और आप ग्रुप के मॉडरेटर बन जाओ, आप मॉडरेटर बनो और ये कला भी आप सीखो। तो आई थिंक आगे ये चलता रहेगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप ग्रुप डिस्कशन का जो ये तरीका है वो सीखकर उसको रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहेंगे, और अगर ये प्रैक्टिस करते रहेंगे तभी आप उसमें निपुण होंगे और किसी भी विषय पे बात करने में सक्षम बनेंगे। कोई विषय रटकर आने का
और उसको बोलने का, ये हमेशा ऐसा नहीं होगा। हमेशा तो क्या होने वाला है, तुरंत आपको विषय मिला, आपको बोलना है, चर्चा चल रही है, उसमें आपको जुड़ना है ना। तो ये हमें डेवलप करना है। तो आई थिंक मैंने अभी इस वक्त के लिए जो मुझे लगा कि आपको उपयोगी हो सकता है, वो बात मैंने आपके सामने रखी है। आपने बहुत बढ़िया किया, और आगे हम जरूर हम सब साथ में हैं, हम मार्गदर्शन करते रहेंगे। गोष्ठी 2 होने वाला है। वैसे तो ये क्लोज्ड ग्रुप के लिए है, लेकिन आपका ग्रुप ऑलमोस्ट अभी उसके अंतिम चरण पे है। तो आप सभी भी इनवाइटेड है, रविवार को सुबह गोष्ठी 2 में जरूर आप जुड़िए। और हमारे जो प्रशिक्षक गण है, दीपक जी है, भाविक जी और वैभव जी ने बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, वो सब मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन 3C के ऊपर बहुत बढ़िया कंसेप्ट के ऊपर ये तीनों बात करने वाले हैं। और रविवार को शाम को हॉबी क्लास के पूरे 4 क्लास का जॉइंट क्लोजिंग सेरेमनी है। तो उसमें भी सब लोग जरूर जुड़े, और सबने क्या सीखा हॉबी क्लास में, वो खुद आप प्रत्यक्ष रूप से आपको वहां पर देखने को मिलेगा। दीपक जी धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया, समय दिया बात करने के लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी। और हमारा सौभाग्य है कि हमें इतने कम समय में आपसे इतने बढ़िया सूत्र सीखने को मिले। मैं हमेशा बोलता हूँ कमल जी जब भी बात करते हैं ना, देखिए ये कला है जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि कम शब्दों में हम अपनी बात अधिक से अधिक प्रभावी तरीके से कैसे कह सकते हैं। ये कमल जी सबको सिखाते हैं, हम लोग उनसे सीखते हैं। आप सीखिए कि बहुत कम समय में उतने कितने सारे हमें ट्रिक्स दे दिए, हम अपनी कला को, कौशल को कैसे निखार सकते हैं। जैसे आज हमें मिला है टॉपिक पहले से तैयारी करने के लिए। हमेशा अपने आप को तैयार कीजिए कि कभी भी किसी विषय पे बात करनी है, चर्चा करनी है, भागीदारी निभानी है। चाहे जितना ज्ञान है उतना बोलना है, पर हमें बोलना अवश्य है। दूसरा, आप देखिए ऐसा कौन सा मौका मिल सकता है, चाहे बच्चों के साथ, चाहे घर परिवार में, चाहे समाज के साथ, चाहे मित्रों के साथ, जब हम ये ग्रुप डिस्कशंस कर सकते हैं एक सकारात्मकता लाने के लिए। चाहे वो आप बात कर सकते हो कि सफाई व्यवस्था कैसे की जाए, या आप बात कर सकते हो कि बच्चों में गुण कैसे लाए जाएं, चाहे बात कर सकते हो कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि समाज में उन्नति हो, प्रगति हो, है ना, शिक्षा हो, बहुत कुछ है अगर सोचेंगे तो। और अगर हम चलना शुरू करेंगे तो हमारे बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स बनते चले जाएंगे जिसमें हम ये बातें करेंगे। उससे क्या है ना, हमारे विचार, हमारा ज्ञान कौशल बढ़ेगा। तो वो कमल जी ने एक्चुअली हम लोगों को एक मार्गदर्शन किया है और एक कुंजी, एक पकड़ा दी है, की पकड़ा दी है, जिससे बड़े बड़े ताले खुल सकते हैं आने वाले जीवन के। तो ये चाबी हमें पकड़ के चलनी है। एक लॉकर की चाबी है खजाने की, है ना। ऐसी कई चाबियां कमल जी ने पहले भी हमें दी हैं। अपना नॉर्थ डिसाइड कीजिए। कमल जी ने एक बार बताया था ना कि नॉर्थ हमारा क्या है, नॉर्थ क्या दिखाता है। जब ध्रुव तारा नॉर्थ में होता है, बहुत सारे लोग पहले ध्रुव तारे को देखकर दिशा निर्धारित करके अपनी यात्राएं करते थे। तो हमें अपनी वो दिशा, अपना लक्ष्य, नॉर्थ है हमारा लक्ष्य, वो निर्धारित करके आगे बढ़ना है। अगर वो नॉर्थ हमारा मिल गया तो हम सफल होंगे। जीवन के हाईवे पर इधर उधर बहुत सारे होर्डिंग लगे हैं, पर हम सबको नहीं पढ़ते। हमारा ध्यान होता है अपने लक्ष्य की ओर। ये भी कमल जी ने एक बार सिखाया था कि हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़े, और जो लेफ्ट राइट आजू बाजू जीवन में आने वाले व्यवधान है, अड़चने, उसको इग्नोर कर दें और फोकस करें सीधा अपने लक्ष्य की ओर। जा रहे आगरा तो सीधा आगरा ही पहुंचना है हाईवे पर, है ना। तो इस तरीके की छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। ये ऐसी बहुत सारी बातें करने का मौका आपको आगे भी मिलेगा। JSS के माध्यम से, गोष्ठी के माध्यम से भी मिलने वाला है, निष्ठा 2 के माध्यम से भी मिलने वाला है। जो जो लोग निष्ठा 2 में जा रहे हैं उनको मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं भी दूंगा। तो इस तरीके से हमें हर तरीके से कहीं ना कहीं अपने जीवन को बदलने का, अपने आप को बदलने का, अपने अंदर गुण कौशल लाने का रास्ता और तरीका मिलने ही वाला है हर पल। बस जरूरत है तैयार रहने की। कोई भी मौका मिले, कोई भी मौका मिले, अपॉर्चुनिटी है, उसे ग्रैब कीजिए, उसे ले लीजिए। ये नहीं सोचो उससे फायदा नुकसान क्या होगा, फायदा नुकसान छोड़ दीजिए, बस हमें सीखना है, आगे बढ़ना है। तो सीखो और सिखाओ श्रृंखला का उद्देश्य ही ये है। हम सीखेंगे, हम सिखाएंगे,
हम एक दूसरे से सीख और सिखाई तो रहे इतने दिन से। 1 जुलाई से आज तक आप लोग मुझे सिखा रहे हो, मैं आपको सिखा रहा हूं, हम एक दूसरे को सिखा रहे हैं, और कितना बड़ा परिवर्तन आया है ये हम आपस में देख सकते हैं। एक दूसरे की बात करने के तरीके में, एक दूसरे के मैसेज लिखने के तरीके में। शुरू वाले दिनों के मैसेज और आज के मैसेज आप पढ़िए, कितना स्ट्रक्चर्ड आप लिखते हो सभी लोग, है ना, कितने सुंदर तरीके से आप लिखते हो। और आज जो प्रेजेंटेशन हमने की है वो भी कितने सुंदर तरीके से की है। ये पूरा प्रोग्राम शुरू से आखिर तक अगर वीडियो चला दी जाए तो ऐसे लगेगा पूरा ऑर्गेनाइज्ड वे में कोई एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है। इसमें कहीं भी कोई व्यवधान नहीं है। आप लोगों ने इतने सुंदर तरीके से सीमलेसली इसको बहुत सुंदर तरीके से बनाया है। तो ये सीखा है हमने, है ना, ये करने से आया। इसके जो आधार है वो है अभ्यास, जो नियत कार्य है, नियत कार्य मिले और उसे करना और उससे सीखना, उस अनुभव को अपने अंदर अमल करना और उसे आगे बढ़ना, वो बहुत आवश्यक है। तो अभ्यास किसी भी चीज में पारंगत होने के लिए, किसी भी गुण कौशल में बहुत आवश्यक है। और उसके साथ साथ सतत प्रयास, सतत अभ्यास, कंटिन्यूटी, लगातार, बार बार। जब हम लगातार, जैसे ये नियत कार्य लगातार बार बार मिलते हैं, आदतें बन गई। हम वेबिनार में लगातार बार बार आते हैं, आदतें बन गई। ऐसे ही गोष्ठी में भी हर महीने आना है ना, उससे आदत बनी रहेगी। और हम गोष्ठी में पूरा जेएसएस परिवार सभी लोग पूरा प्रयास करेंगे कि हम लोग कुछ ना कुछ ऐसा नया आपको दें जिससे कि आपका जीवन हर महीने बदले और आपका सोचने का तरीका बदले, आपके गुण कौशल बढ़े। तो यही एक उद्देश्य है इस पूरे और दीपक प्रोग्राम जी, का, इस पूरे कार्यक्रम। जी जी दीपक जी, एक मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। जी 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 गोष्ठी भी हम हर महीने कुछ ही महीनों तक हम कंडक्ट करेंगे। फिर तो ये सब जिम्मेदारी हमारे प्रभावी शिक्षकों पे डालनी है। वो लोग विषय चुनेंगे, वो लोग अपने में से ही 2-3 लोग चुनेंगे और वो गोष्ठी चलाएंगे जी और जी, बहुत हमको सुंदर, इनवाइट करेंगे। बहुत सुंदर। तो हम, ये तो और भी अच्छी और सुंदर बात है। और एक गुरु के लिए इससे गौरव का और खुशी का कोई भी मौका नहीं हो सकता इससे ज्यादा, कि हमारे जो शिष्य हैं वो इतने बड़े बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें और हम उसमें पार्टिसिपेट करें। ये हमारी जीत है। मैंने सबसे पहले दिनों में भी यही बात की थी, बीच में भी ये बात की, आज भी, कि एक गुरु के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वही दिन होता है जब उसका शिष्य, उसका जो भी शिष्य है वो प्रेजेंट करे या उसको ऑर्गेनाइज करे या उसको हैंडल करे, मैनेज करे, है ना। तो वो दिन हमारे लिए सबसे बहुत खुशी की बात आज कमल जी ने की है। और मैं तो बहुत बहुत प्रफुल्लित हूँ एक्चुअली ये बात सुनने के बाद, और उत्साहित भी हूँ। तो ये दिन बहुत जल्दी आने वाला है। अब मैं और ज्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ। जल्दी इन लोगों को ही हम लोग देने वाले हैं मौका। बहुत सुंदर। तो ये हम लोगों का समय भी समाप्ति की ओर है। तो किसी को अगर कोई अपनी बात करनी है, कोई बात रखनी है, कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो वो अभी फोरम ओपन है। फिर हम सत्र समाप्ति की घोषणा करेंगे। जी, कोई भी मित्र अपनी बात रखना चाहता है तो रख सकते हैं। देखिए, आस्था ग्रुप में तो आखिरी मौका है। अगले हफ्ते तो समापन समारोह है, 25 नवंबर समापन समारोह है। जी, किसी को कोई बात रखनी है, कोई प्रश्न? चलिए, तो अभी हम लोग, कृतिका जी आप मेरी भावना करेंगे? मैं शेयर कर लेता हूँ। जी, पंचमेश्वरी भगवान की सुखी रहे सुख जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्ट कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नति करे अपना, मनुज जन्म सब पावे। पाषाण भगवान की बहुत बहुत बढ़िया कृतिका जी। सभी को मैं फिर से बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। बधाई देता हूँ ये पूरी यात्रा करने के लिए, 1 जुलाई से आज तक अपना सत्र पूरा करने के लिए, और शुभकामनाएं देता हूँ जीवन के अगले पड़ाव, जीवन के अगले लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए।
और निष्ठा 2 के लिए, और जितने भी कार्य आप करें जीवन में सफल हों, ऐसी शुभकामनाएं और शुभेच्छा के साथ हम सत्र का समापन करते हैं और मिलते हैं अपने ग्रुप पर, आस्था ग्रुप पर। शुभ रात्रि, जय जिनेंद्र।